नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज फ्राइडे है और फ्राइडे सैटरडे बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर रहते हैं। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए वही हमारा जो ऑनगोइंग टॉपिक था केमिकल काइनेटिक्स, उसी को आगे हम कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम फिजिकल केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं और हमने बात करनी है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स, जिसको रासायनिक बल गतिकी या रासायनिक गतिकी भी कहा जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसकी कुछ वीडियोस पहले आ चुकी हैं, उनको आई होप कि आपने बड़े ध्यान से देखा होगा और वहाँ पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो की थी वेग स्थिरांक के की गणना किस प्रकार से करते हैं। हम के को, जो रेट कांस्टेंट के है, उसको किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं में जो अलग अलग प्रकार की हमारे पास अभिक्रियाएं हैं, इन सभी की सभी अभिक्रियाओं में हम उस वेग स्थिरांक के लिए विभिन्न प्रकार के मात्रक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, जहां पर आपको एक फॉर्मूला बताया गया था जिसके आधार पर हम किसी भी जो वेग स्थिरांक है के, उसकी किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए, मतलब किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स आता है और अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आ रहा है, लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकंड इनवर्स आ रहा है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार के आते हैं। और हम ये ध्यान देते हैं, एक बार आपको ये ध्यान देना है कि हमारे सिलेबस में जो रिएक्शंस दे रखी हैं वो जीरो ऑर्डर की हैं। जीरो ऑर्डर का मतलब होता है शून्य कोटि अभिक्रियाएं। फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। सेकंड ऑर्डर की हैं, सेकंड ऑर्डर का मतलब है द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। और थर्ड ऑर्डर की हैं, और थर्ड ऑर्डर का मतलब है तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं। टोटल 4 प्रकार की रिएक्शन दे रखी हैं, जिनमें से फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की, जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शंस हैं उनको विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे वेग स्थिरांक का निर्धारण किस प्रकार से होगा। हम बात कर रहे हैं वेग स्थिरांक के निर्धारण के बारे में कि वेग स्थिरांक का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाएगा। उसके लिए अब हम टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेग स्थिरांक का निर्धारण। वेग स्थिरांक का निर्धारण। वेग स्थिरांक का निर्धारण का मतलब क्या होता है? वेग स्थिरांक के निर्धारण का मतलब होता है डिटरमिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। मतलब डिटरमिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे? 2 प्रकार की विधियां होती हैं इसकी। उसके लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ के माध्यम से इसको ज्ञात करेंगे। देखिए, इसको समझिए, वेग स्थिरांक का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, वेग स्थिरांक का निर्धारण करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार की विधियां हैं। सबसे पहली विधि में हम क्रियाकारक की सांद्रता और समय के बीच में एक वक्र खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। देखिए, यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर है CA इस तरीके से बढ़ रहा है। CA का मतलब होता है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब क्रियाकारक की सांद्रता। और यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा है T, और T इस तरफ बढ़ रहा है और इसका मतलब होता है समय। तो हम यहां पर किसके मध्य ग्राफ खींच रहे हैं? हम यहां पर ग्राफ खींच रहे हैं क्रियाकारक की सांद्रता और समय के बीच में। तो देखिए, यहां से इस प्रकार से ग्राफ का निर्माण होगा, यहां से ग्राफ का निर्माण हो जाएगा। हम ये जानते हैं, जब भी हम इस अभिक्रिया का हमने पहले भी ग्राफ किया था, तब भी हमने अध्ययन किया था कि समय के साथ साथ क्रियाकारक की सांद्रता में कमी आती जाती है, लेकिन
क्रिया कारक की सांद्रता किसी भी स्थिति में शून्य नहीं होती। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, समय के साथ साथ क्रिया कारक की सांद्रता में कमी आती है, लेकिन क्रिया कारक की सांद्रता किसी भी स्थिति में शून्य नहीं होती, या हम ये कह सकते हैं कि अनंत पर ही लगभग शून्य होती है, उससे पहले शून्य नहीं होती। चलिए देखिए, तो यहां से ऐसे हम एक ग्राफ खींचेंगे इस तरीके से, यहां से एक ग्राफ है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में यहां पर इसकी सांद्रता है Ca की, मतलब जो अभिकारक है उसकी सांद्रता स्टार्टिंग में यहां पर है। समय के साथ साथ उसकी सांद्रता कम हो गई, ये T समय है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको इसका ढाल। अब इसका अगर हमको वेग ज्ञात करना है तो वेग ज्ञात करने के लिए हम इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाएंगे, एक ढाल बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे। ये देखिए, इसकी जो ढाल है वो यहां से शुरू होकर यहां तक चलती है, तो हमें इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे जो इसकी ढाल पर है, ठीक है। अब इसकी ढाल यहां पर जाकर मिल रही है और यहां पर आकर खत्म हो रही है, तो यहां से यहां के बीच की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा टी के, और यहां से यहां के बीच की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा एक्स के। तो यहां पर डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स बराबर है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा टी यहां पर क्या है, ये है समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके से एक स्लोप आएगा, उस स्लोप पर एक टेंजेंट खींचा जाएगा, एक ढाल उसकी ज्ञात की जाएगी, और उससे ऊपर से नीचे तक डेल्टा एक्स और डेल्टा टी को हम यहां से ले लेंगे। तो ढाल किसके बराबर हो जाएगी, ढाल या स्लोप किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमें किसी विशेष क्षण पर, किसी सूक्ष्म क्षण पर, मान लीजिए किसी एक सेकंड पर, या सेकंड 11 सेकंड से कोई अभिक्रिया चल रही है, 11 से 12 सेकंड के मध्य, मान लीजिए किसी अभिक्रिया में 11 सेकंड से 12 सेकंड के मध्य अभिक्रिया के वेग में क्या परिवर्तन हुआ, उसको हम ज्ञात करना चाहें तो उसको भी इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये रहा दूसरा तरीका, पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके में क्या किया है, हमने यहां से, ये वाला यहां से लेकर यहां तक टी समय, यहां से इस समय, मतलब जो dt समय है इस क्षण t पर, dt समय, और यहां dca, अति सूक्ष्म परिवर्तन dt समय अंतराल में, मतलब समय के अंतराल यहां से यहां तक, ये समय अंतराल इतना है, इतना समय अंतराल, ठीक है, इस समय अंतराल में, और इस सांद्रता परिवर्तन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं dca अपॉन dt। तो हम यहां पर कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीका हमारे पास क्या है, dca अपॉन dt, वेग को ज्ञात करने का। तो सबसे पहले आप समझिए इसमें हुआ, उत्पाद में भी इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच वक्र है। यहां पर क्या है, यहां पर है कंसंट्रेशन किसकी है, उत्पाद की, और यहां पर क्या है, समय। इस तरीके से जाए, समय के साथ साथ देखो, समय के साथ साथ अब हम ये जानते हैं कि समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में तो लगातार कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में लगातार वृद्धि होती है। तो यहां पर हम ग्राफ के माध्यम से देख रहे हैं कि समय के साथ साथ इसकी सांद्रता में लगातार वृद्धि, ठीक है। इसके ऊपर भी हम इस तरीके से एक स्लोप बना सकते हैं, इसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक स्लोप बना सकते हैं, ये स्लोप बना लिया। इसी के आधार पर, मतलब इसको यहां से नीचे की तरफ जोड़ दो इधर, और इसको यहां पर जोड़, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक इनके बीच का अंतर, और यहां से लेकर यहां तक इनके बीच का अंतर, और इन दोनों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसके वेग की गणना कर सकते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया के वेग की गणना करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, जो हमारे पास ढाल प्राप्त हुई है उस पर एक टेंजेंट खींच लो, उस पर इस तरीके से एक स्लोप बना लो, और उस स्लोप में जो सांद्रता परिवर्तन है उसको कैसे लिख दो, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, सांद्रता परिवर्तन, डेल्टा टी क्या है, समय में होने वाला परिवर्तन। ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी में। पहला तरीका तो ये। अगर हम समय के किसी छोटे अंतराल पर, अति सूक्ष्म परिवर्तन पर, देखिए यहां पर हमने मान लीजिए 1 सेकंड पर है,
1 सेकंड पर किसी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है तो उसमें छोटे समय अंतराल dt के लिए, यहाँ पर हमने ये वाला समय अंतराल लिया है dt, क्रियाकार और उत्पाद की सांद्रता का परिवर्तन क्या ज्ञात कर लेते हैं, dx। ये dx किस तरीके से ज्ञात होगा उसको ज्ञात कर लेते हैं, और इसके लिए कौन सा मान आ जाता है, dCA/dt। तो ये कौन सी जगह पर आएगा, ये आएगा सूक्ष्म समय अंतराल पर, सूक्ष्म समय अंतराल, ये सूक्ष्म समय अंतराल के लिए आ जाएगा। और ये नॉर्मल आ जाएगा कि इसका वेग किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, वेग किसके बराबर होगा, वेग होगा डेल्टा x/डेल्टा t के। जो उसका ग्राफ आएगा उसका स्लोप होगा, स्लोप कहां से शुरू हुआ है कहां पर खत्म हुआ है, नीचे इसका टाइम है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक जो अंतर आया उसको डेल्टा t से लिखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो अंतर आया उसको डेल्टा x से लिखेंगे। तो वेग किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा x/डेल्टा t के। तो ये हमने यहाँ पर बात की किस तरीके से हम वेग को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए ये किसका है, ये तो है अभिकारक के संदर्भ में, अभिकारक के संदर्भ में वेग को ज्ञात करना। जब मैं उत्पाद के संदर्भ में बात करूंगा, मान लीजिए डी से उत्पाद बना है, और ये सारे के सारे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितने भी अभिक्रिया वेग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं औसत अभिक्रिया वेग, एवरेज रिएक्शन वेलोसिटी, औसत अभिक्रिया वेग, एवरेज रिएक्शन वेलोसिटी। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। देखिए, किसी क्रियाकारक A की सांद्रता 25 मिनट में 0.044 मोल से 0.032 मोल हो जाती है। इस समय अवधि में अभिक्रिया के औसत वेग को ज्ञात कीजिए। ठीक है, समय यहां पर कितना दे रखा है, समय यहां पर कितना दे रखा है, समय यहां पर दे रखा है 25 मिनट। ठीक है, सांद्रता यहां पर क्या दे रखी है, सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता यहां पर क्या दे रखी है, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है 0.044 मोल, और अंतिम सांद्रता क्या दे रखी है, अंतिम सांद्रता यहां पर दे रखी है 0.032 मोल। तो इस तरीके से यहां पर ये दो सांद्रताएं दे रखी है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है, वेग, औसत वेग, इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, अभिकारकों के लिए ज्ञात करना है, ध्यान रखिए, अभिकारकों के लिए वेग हमेशा नेगेटिव में आता है, अभिकारकों के लिए वेग हमेशा नेगेटिव में आता है, जबकि उत्पाद के लिए वेग हमेशा पॉजिटिव में आता है, क्योंकि समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में तो होती है कमी और उत्पाद की सांद्रता में होती है वृद्धि। तो देखिए, वेग माइनस dA/dt, वेग किसके बराबर है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, माइनस dA/dt। A यहां पर क्या है, A कोई क्रियाकारक है, देखिए यहां पर दे रखा है A यहां पर क्या है, क्रियाकारक, और ये किसको दर्शा रहा है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन को। ठीक है, तो मान इसके हमारे पास दे रखे हैं, वेग बराबर माइनस प्रारंभिक सांद्रता 0.032, एक्चुअली जो डेल्टा टी होता है या dt होता है, dt हमेशा क्या होता है, t2 माइनस t1 होता है। ठीक है, dt जो dt या डेल्टा t होता है, ये क्या होता है, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि t2 माइनस t1। तो इसमें अंतिम सांद्रता कितनी दे रखी है, अंतिम सांद्रता इसमें दे रखी है 0.032 माइनस प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाएगी, 0.044। अब इसका क्या कर देंगे, 25 मिनट का मिनट रख लिया हमने, और मिनट के अंदर इसका आंसर निकाल देंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस, और इसमें कितना बचा, 0.012/25 बराबर इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको हम किसके आधार पर लिखते हैं, उसके वेग स्थिरांक के आधार पर लिखते हैं, और उसका हमें यहाँ पर मात्रा ज्ञात करनी, उसका यहाँ पर हमें मात्रक लिखना पड़ता है। तो इसका मात्रक क्या है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, क्योंकि मिनट में लिखा था। समय के अलग अलग मान पर क्रियाकारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए उनके किसी गुण
मतलब रंग की तीव्रता, ध्रुवण घनत्व, गैसों के दाब अथवा किसी रासायनिक अभिक्रिया की सहायता ली जा सकती है। तो हम किसी भी समय के अलग अलग मान पर किसी क्रिया कारक या उत्पाद की जो सांद्रता ज्ञात करते हैं तो अपने किसी भी चीज से उसको ज्ञात कर सकते हैं। गैसों के लिए इसको दाब से ज्ञात किया जा सकता है। गैसों का दाब अगर अधिक होगा तो उसकी सांद्रता अधिक होगी, और गैस का दाब अगर कम होगा तो उसकी सांद्रता कम होगी। कईयों के लिए हम रंग की तीव्रता के बारे में बात करते हैं। कई यौगिकों की सांद्रता अगर ज्यादा होगी, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में अगर हम बात करें, पोटेशियम एक सामान्य अभिक्रिया के बारे में बता रहा हूं। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, अगर हम इसको पानी में डालें तो पानी में डालने पर ये पर्पल का जैसे बैंगनी कलर का होता है, तो बैंगनी कलर के सॉल्यूशन का निर्माण करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत अधिक मात्रा में डालें तो उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ कलर, मतलब रंग की तीव्रता, रंग का गहरापन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम उसको तनु करते जाएंगे, मतलब उसकी सांद्रता को कम करते जाएंगे, वैसे वैसे उसका कलर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रियाएं अम्ल क्षार उदासीनीकरण वगैरह से इसकी सहायता से अपने इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में बात की, किसी अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात किया जाता है, वेग ग्राफ की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, ढाल बनाकर ज्ञात किया जा सकता है, या ज्ञात किया जा सकता है किसी क्षण पर जिसको dx/dt से लिखा जाता है। उसके आधार पर हमने एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एथिल ब्रोमाइड का तापीय अपघटन है। इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, 7.4 7.5 ये बड़े आराम से हो जाएंगे। कितना अंश विघटित हुआ इसको थोड़ा सा आप समझोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। वेग की सांद्र निकट। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर। एक होती है कोटि और एक होती है अणुसंख्यता। देखिए, एक होती है कोटि व एक होती है अणुसंख्यता। किसी भी अभिक्रिया की कोटि को उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, और किसी भी अभिक्रिया की अणुसंख्यता को उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। मैं वापस बोल रहा हूं, किसी भी अभिक्रिया की कोटि को उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, और किसी भी अभिक्रिया की अणुसंख्यता को उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है, मतलब उसकी अणुसंख्यता, अणुओं की संख्या कितनी है। तो यहां पर अब हम बात करेंगे कि किसी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या होती है और उनमें अंतर क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। अब अभिक्रिया की कोटि होती क्या है, देखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का तात्पर्य उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक के अणुओं तथा परमाणुओं की उस संख्या से है जिससे अभिक्रिया का वेग निर्धारित हो। यह क्रिया कारक की सांद्रता के घातांक के बराबर होता है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो देखिए, अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभिक्रिया की कोटि है रासायनिक अभिक्रिया में, जो हम अभिक्रिया लेंगे वो किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समूह, अणुओं या परमाणु, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं की संख्या, जिससे रिएक्शन का, अभिक्रिया का, रिएक्शन का वेग निर्धारित होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में। अभिक्रिया की कोटि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं की संख्या जिससे अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये किसके बराबर होती है, हमेशा ध्यान रखना है, ये सांद्रता के घातांक के बराबर होती है। सांद्रता के घातांक के बराबर होती है। एक बार वापस सुन लीजिए,
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में 5, 7, 10, 15 कितने भी अणु भाग ले सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं और परमाणुओं की वह संख्या, अणुओं और परमाणुओं की वह संख्या जिससे उस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जाता है, जिससे उस अभिक्रिया के वेग को ज्ञात किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल इसका, उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए मान लीजिए हमारे पास में क्या है, ए एक प्रोडक्ट, ए एक चीज है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ए एक रिएक्टेंट है और इससे किसका निर्माण हो गया, इससे निर्माण हो गया प्रोडक्ट का, इससे किसका निर्माण हो गया, प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया का वेग कैसे ज्ञात किया जाएगा, अभिक्रिया का वेग यहां हम क्या कहेंगे, R बराबर किसके होगा, के ए के, किसके बराबर होगा, के ए के। के यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर वेग नियतांक है, मतलब जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर अभिकारक है, और ये ब्रैकेट किसको बता रहा है, ये इसकी सांद्रता को बता रहा है। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है ए की सांद्रता पर, किस पर निर्भर कर रहा है, ए की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। और यहाँ पर इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अब एक ही चीज पर निर्भर कर रहा है और यहाँ पर कोई घातांक नहीं लिखा, तो इसका मतलब एक यहाँ पर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि की रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है, R बराबर के ए की पावर पर। ठीक है, तो इसका मान ये किया जाएगा, सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। उसके बाद में मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरी रिएक्शन है, मान लीजिए ये एक और रिएक्शन है हमारे पास इसी प्रकार की। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इस रिएक्शन में 2A से किसका निर्माण हो गया, प्रोडक्ट का निर्माण हो गया, किसका निर्माण हो गया, प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। ठीक है, या हम क्या कर रहे हैं, A प्लस बी से किसका निर्माण हो गया, A प्लस बी से किसका निर्माण हो गया, प्रोडक्ट का। तो इस अभिक्रिया के लिए R क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए R क्या होगा, R बराबर के A की पावर 2, क्योंकि 2 है, A की पावर 2 है। ठीक है, और इस अभिक्रिया के लिए R क्या होगा, वेग नियतांक या वेग जो होगा अभिक्रिया क्या होगा, R बराबर के ए और बी। ठीक है, R बराबर के ए की स्क्वायर, और इसके लिए क्या होगा, R बराबर के ए और बी। ठीक है, तो यहां पर हम किसको लिखेंगे, K2 लिखा है। K2 किस लिए लिखा जाएगा, K2 लिखा जाएगा क्योंकि देखिए घात कितनी है, 2। अब मैंने आपको कहा अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है सांद्रता की घातांक। इसको क्या बोलते हैं, सांद्रता का जो घात होता है, जो उसकी स्क्वायर इसके ऊपर पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ये A है, ये A की सांद्रता, A की सांद्रता की घात के रूप में क्या लिख रखा है, 2। तो इसका मतलब ये दोनों, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दोनों है 2, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों कौन सी होंगे, दोनों के दोनों द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं होंगी, ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होंगी। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने बात की है इस बारे में कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं की वह संख्या जिससे उस अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, उसे हम उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और ये किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता के घातांक के बराबर होती है। अगर सांद्रता का घातांक 1 है तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, अगर सांद्रता का घातांक 2 है तो वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, अगर सांद्रता का घातांक 3 है तो वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी, और अगर सांद्रता का घातांक 0 है तो वो क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अर्थात उसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं हम। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए एक और है हमारे पास रिएक्शन, अभी तो हम कोटि के बारे में बात कर रहे थे। मान लीजिए एक और रिएक्शन है 3A से किसका निर्माण हो गया, 3A से निर्माण हो गया प्रोडक्ट का। इसके लिए जो वेग समीकरण होगी वो किसके बराबर होगी, R बराबर K3 A की पावर 3। ठीक है, हो गया।
उसके बाद में क्या है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी से भी किसका निर्माण हो गया, किसी प्रोडक्ट का। इसके लिए जो r होगी वो किसके बराबर होगी, वो भी k3 के बराबर होगी। k3 में a की तो क्या आ जाएगी स्क्वायर और इसकी क्या आ जाएगी 1, इसकी एक है तो टोटल कितना हो गया 3 हो गया, 2 और 1 3। उसके बाद में ये पहली रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन। अब हम तीसरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तीसरी रिएक्शन क्या है, तीसरी रिएक्शन है a प्लस 2b, किसी भी तरीके से आ सकता है a प्लस 2b। इसके लिए भी क्या होगा r बराबर क्या हो जाएगा k3। 3 का मतलब यहाँ पर है तृतीय कोटि की क्रिया, रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a आ जाएगा और a के साथ में क्या आ जाएगा b आ जाएगा, a और b की इसकी स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद क्या आ गया फोर्थ। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में देखिए 3 अलग अलग हैं a प्लस b प्लस c। इससे किसका निर्माण होगा p का। तो r यहां पर किसके बराबर होगा k3 इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ a, द कंसंट्रेशन ऑफ b एंड द कंसंट्रेशन ऑफ c। तो देखिए अगर हम इसकी घात को, इसकी तो टोटल 3 घात है, ठीक है, इसकी तो जो घात है वो 3 है, दिख रही है। तो इसका मतलब ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ये सारी की सारी तृतीय कोटि की अभिक्रिया हैं। कैसे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन अभिक्रियाओं के आप वेग समीकरण को देखिए कि क्या आप इनके वेग समीकरण को आसानी से पहचान पा रहे हैं या नहीं, कि किस प्रकार से इनके अंदर वेग समीकरण दिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 3a से प्रोडक्ट बना k3 a की पावर 3। हाँ जी, इसकी पावर अगर 3 है तो इसका मतलब तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। उसके बाद देखिए 2a प्लस बी, 2a प्लस बी आगे क्या हो जाएगा p के अंदर बदल जाएगा तो प्रोडक्ट के अंदर। तो इसके लिए जो अभिक्रिया का वेग है r वो किस पर निर्भर करता है k3 a की स्क्वायर और b, मतलब a की पावर 2 और b। तो इन दोनों की पावर को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 3। यहां पर देखिए a और 2b है, यहाँ पर a की पावर नहीं है, इसकी पावर 2 है, तो इसको जोड़ेंगे 1 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। आगे हम इसको जोड़ेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 तो टोटल कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में भी, इस अभिक्रिया में भी क्या होता है, इस अभिक्रिया में भी अभिक्रिया की कोटि 3 है क्योंकि इसकी घातांक 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और नीचे वाली अभिक्रिया में 3 है। सारी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की कोटि 3 है, तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। तो हम इसको अगर जनरल तरीके से लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, समझिए। समझिए, अगर हम इसको जनरल तरीके से लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले शून्य कोटि, शून्य कोटि, शून्य कोटि के लिए मान लीजिए ए ही हमारे पास प्रोडक्ट है और इससे किसका निर्माण हो रहा है बी का। अलग अलग स्थितियों में हम इसको रखें। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा के ए की पावर 0। शून्य कोटि की अभिक्रिया ए की पावर 0, ठीक है, इसको के 0 से प्रदर्शित करते हैं। के भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रथम कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया में भी ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आर बराबर K1 ए, ठीक है, तो इसकी एक पावर होगी। उसके बाद कौन सी है, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में क्या है, आर बराबर K2। प्रथम कोटि के लिए K0, शून्य कोटि के लिए K0, प्रथम कोटि के लिए K1, द्वितीय कोटि के लिए K2, ए की पावर 2, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। उसके बाद तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर, तृतीय कोटि की अभिक्रिया आर बराबर K3 ए की पावर। तो इससे ये तो सारे के सारे क्या हैं, ये तो इसके वेग समीकरण है, अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के वेग समीकरण है। ये तो क्या है, अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाओं के वेग समीकरण है और ये इनकी कोटियां हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता 0 होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता 1 होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता 2 होगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता का जो घात है वो 3 होगा। इसमें शून्य
इसमें 1, इसमें सांद्रता का पावर 2 और इसमें सांद्रता का पावर 3। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 4 प्रकार की विक्रियाएं हैं। शून्य कोटि विक्रिया, प्रथम कोटि विक्रिया, द्वितीय कोटि विक्रिया और तृतीय कोटि विक्रिया। आगे हम बात करते हैं अणुसंख्यता के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अणुसंख्यता मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। अणुसंख्यता, अणुसंख्यता, अणुसंख्यता को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। और ये होती क्या है? किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता का तात्पर्य उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की उस संख्या से है जिससे अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण को दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे यहां पर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये एक रिएक्शन है, जैसे 2A से किसका निर्माण हो गया? P का। ठीक है, 3A से किसका निर्माण हो गया? P का। 4A से किसका निर्माण हो गया? P का। और 1A से भी किसका निर्माण हो गया? P का। अणुसंख्यता क्या होती है? अणुसंख्यता स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण, जो इनके संतुलित समीकरण होती हैं, रस समीकरण, वितीय समीकरण जिसको बोलते हैं, जिसमें संतुलित समीकरण के रूप में आगे मोलों की संख्या दर्शाई जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं यहाँ पर मोलों की संख्या को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इनके आगे जो अंक दर्शाए गए हैं, इन अंकों को ही हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं अभिक्रिया की अणुसंख्यता। अभिक्रिया की अणुसंख्यता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया की अणुसंख्यता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे 1A से P तो इसकी अणुसंख्यता 1 होगी, यहाँ 2A से P तो यहाँ पर इसकी अणुसंख्यता ये होगी 3, 4। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता कोटि 1। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक रासायनिक समीकरण है, समीकरण है 2N2O5, किसके अंदर बदलता है? बदलता है 4NO2 प्लस O2। ठीक है, अभिकारकों के बारे में ही बात करेंगे हम, यहाँ पर उत्पाद के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल अभिकारकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? इसमें भाग ले रहे हैं 2 अणु। यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु। तो अभिक्रिया की अणुसंख्यता, अणुसंख्यता यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2। लेकिन इस अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो R बराबर क्या होता है? KN2O5, KN2O5। ठीक है, KN2O5। तो इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या है? क्योंकि यहाँ पर कोई सांद्रता प्रदर्शित नहीं की, तो इसका मतलब ये क्या है? प्रथम कोटि। अभिक्रिया की कोटि प्रथम है, जबकि इसकी अणुसंख्यता क्या है? 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके अंदर उपस्थित कितने समूह हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की ये स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण है, जिसको संतुलित समीकरण बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक में। और इन सभी को क्या बोलते हैं? इन सभी को स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बोलते हैं, स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। और इनका प्रयोग किया जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, जिसके प्रयोग आपने छोटी क्लासेस के अंदर 11th क्लास के अंदर सीखे होंगे। स्टिशियोमेट्रिक जो समीकरण होती है, स्टिशियोमेट्रिक समीकरण में क्या है? स्टिशियोमेट्रिक समीकरण में यहाँ पर 2, 4 ये जो आगे लिखा हुआ है, ये क्या है? ये ऐसे गुणांक है जिसको संतुलित करने के काम में आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितनी अभिक्रियाओं की कोटि है, जितनी अभिक्रियाओं की, यहाँ पर अभिक्रिया की अणुसंख्यता है और अभिक्रियाओं की कोटि भी उसी प्रकार से हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अलग चीज है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो अणुसंख्यता मॉलिक्यूलरिटी तो इसकी 2 है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि क्या है? 1 है, क्योंकि ये केवल एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और रिएक्शन हमारे पास, ये वाली। इस रिएक्शन को देखिए बड़े ध्यान से, इस रिएक्शन को देखिए। देखिए इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन 6H प्लस 5Br माइनस प्लस BrO3 नेगेटिव। ठीक है, तो 6 तो 1 हो गए, प्लस 5 क्या हो गए? Br, और 1 क्या हो गया? BrO3 नेगेटिव। तो टोटल कितने हो गए? 12। तो अभिक्रिया की अणुसंख्यता, इस अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता होगी, इस अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता होगी, ये कितनी हो जाएगी? 12। लेकिन किसी अभिक्रिया की कोटि 12 हो, किसी अभिक्रिया की कोटि 12 थोड़ी है। तो यहां पर इसकी कोटि क्या होगी? इस अभिक्रिया की कोटि होगी 4।
वैसे ये हो सकता है कि तृतीय कोटि तक हमने बात किया, चतुर्थ कोटि की रिएक्शन भी होती है। तो इस सब का अभिक्रिया का वेग का समीकरण देखिए। अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? Br पर निर्भर कर रहा है। Br O3 माइनस पर निर्भर कर रहा है और H प्लस के 2 पर निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? 4। कोटि यहाँ पर अभिक्रिया की क्या है? कोटि कितनी है? 4 और अणु संख्या कितनी है? 12। अब हम यहाँ पर एक विशेष चीज के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, देखो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या है? कुछ अभिक्रियाएं विलायकों की उपस्थिति में संपन्न होती हैं और वहां पर विलायक की बहुत अधिक मात्रा ली जाती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कुछ अभिक्रियाएं विलायकों की उपस्थिति में संपन्न होती हैं और वहां पर विलायक की अधिक मात्रा ली जाती है, जैसे यहाँ पर H2 की अधिक मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अणु संख्या कितनी है? अणु संख्या एक अणु तो ये रहा इसका और एक अणु ये रहा, तो इसकी अणु संख्या कितनी है? इस अभिक्रिया की जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? मॉलिक्यूलरिटी तो इसकी 2 है, क्योंकि एक अणु एथिल एसीटेट का भाग ले रहा है और एक अणु जल का भाग ले रहा है, जिससे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इस अभिक्रिया की जो कोटि है, इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग, देखिए वेग समीकरण में अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर। वापिस देख लो, ऐसी अभिक्रियाएं जो किसी विलायक में संपन्न होती है वहां पर विलायक की बहुत अधिक मात्रा ली जाती है, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया की कोटि तो 2 हो जाएगी क्योंकि इन दोनों ने भाग लिया है यहाँ पर। लेकिन जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल किस पर निर्भर कर रहा है? एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। अभिक्रिया मिश्रण में जल बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है। अब इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन हुआ, जल बहुत अधिक मात्रा में, अगर एथिल एसीटेट की सांद्रता में परिवर्तन होगा उसका तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि एथिल एसीटेट कम है जबकि जल अधिक मात्रा में विद्यमान होने के कारण इसकी सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है वो दृष्टिगोचर नहीं होता, उसको दिखाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणु संख्या 2 होती है या ऐसी अभिक्रियाएं जो किसी विलायक की उपस्थिति में संपन्न होती हैं और उस विलायक की सांद्रता में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन को नगण्य मान लिया जाता है और उस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एक ही अभिकारक पर निर्भर माना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एक पेट एग्जाम्पल दिया जाता है एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट में हुआ क्या है? एथिल एसीटेट में 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। अणु संख्या कितनी हो जाएगी? 2। लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल एक पर ही निर्भर कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा? 1। तो ऐसी अभिक्रिया जो विलायकों वगैरह में संपन्न होती है, जहां पर एक विलायक की अधिक मात्रा पाई जाती है और उस विलायक की मात्रा में थोड़ा बहुत अंतर होने से उस अभिक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस अभिक्रिया को हम प्रथम तथा उसकी अणु संख्या 2 और उसकी जो कोटि है वो 1 आए, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, अणु संख्या और कोटि में अंतर क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप बड़े ध्यान से समझिए। अणु संख्या और कोटि के अंदर अंतर क्या होता है? सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये 2-3 अंतर यहाँ पर बता रखे हैं, 4 अंतर, 1, 2, 3 और 4 डिफरेंसेस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके अंतर है, इनको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बारे में बाद में मैं इसको समझाता हूँ कि इसके अंदर अंतर क्या होता है और ये क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आराम से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसको समझते हैं। अणु संख्या क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जो स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण में दर्शाई जाती है। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु, आयन, उनकी संख्या जो स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण में दर्शाई जाती है, जिससे कि समीकरण को संतुलित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी या अणु संख्या कहते हैं। जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले मतलब बहुत सारे अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया का वेग केवल 2 ही क्रिया कारकों पर निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अभिक्रिया का वेग केवल 3 ही कारकों पर निर्भर कर रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब
अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और वह चीजें जो उसकी समीकरण को संतुलित रखने के लिए, वह स्टाइकोमेट्रिक गुणांक जो उसकी समीकरण को संतुलित रखने के लिए लिखे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की अणुसंख्यता। किसी अभिक्रिया के लिए उसकी अणुसंख्यता और कोटि एक जैसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट, यह एक सैद्धांतिक पद है, मतलब ये थ्योरेटिकल टर्म है, केवल उस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसको प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि को किस किस प्रकार के एक्सपेरिमेंटल मेथड से ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद इसका मान धनात्मक होता है। अणुसंख्यता जो होती है ये धनात्मक की होती है। जैसे किसी अभिक्रिया में कम से कम एक तो अभिकारक भाग लेगा ही, इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मान क्या होता है? धनात्मक होता है, कभी भी शून्य या नेगेटिव नहीं हो सकता। जबकि जो अभिक्रिया की कोटि होती है इसका मान शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं और हम ये भी पढ़ते हैं, इसमें स्यूडो चीज भी आती है, मतलब जो दिखाई दे रहा है वैसा भी नहीं। जैसे शतम प्रथम कोटि, इसका मान पूर्ण संख्या होता है, मतलब पूर्ण संख्या का मतलब है 1 2 3, कंप्लीट नंबर इसका कोई ना कोई होगा, पूर्ण संख्या के रूप में आएगी। ठीक है, लेकिन इसका मान भिन्नात्मक रूप में भी हो सकता है, अर्थात ये ऐसे भी आ सकती है 1/2, 3/4, 5/6, तो इस तरीके से भी आ सकती है। चार मुख्य अंतर इसके अंदर। सबसे पहले अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, आयनों या उसकी स्टाइकोमेट्रिक समीकरण में जो भी पाए जाते हैं, जो उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी अणुसंख्यता। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या जिस पर एक्चुअली में अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा, अणुसंख्यता एक थ्योरेटिकल टर्म है, एक सैद्धांतिक पद है, जबकि जो अभिक्रिया की कोटि है इसको विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इसका मान हमेशा धनात्मक होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 0 कभी नहीं हो सकता, हमेशा धनात्मक होगा। इसका मान शून्य भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि अणुसंख्यता जो होती है हमेशा पूर्ण संख्या होगी। अणुसंख्यता क्या होगी? हमेशा पूर्ण संख्या होगी। जबकि अगर हम बात करें कोटि के बारे में, तो कोटि का मान भिन्नात्मक भी हो सकता है, मतलब ये फ्रैक्शनल के रूप में भी हो सकती है। तो आज हमने किसके बारे में बात की? आज हमने बात की किसी अभिक्रिया का जो वेग है उसको किस प्रकार से ग्राफ की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, उसके एक एग्जाम्पल किया, और उसके बाद हमने बात की अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता के बारे में। हमारे सिलेबस में 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दे रखी हैं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें, आप इसमें कमेंट करें जिससे कि हम इसके अंदर और भी सुधार कर सकें। धन्यवाद।